सोडियम पोटाशियम पंप को कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है और इस दौरानिये में आउटर साइड पॉजिटिवली चार्ज और इनर साइड नेगेटिवली चार्ज मेंटेन रखी जाती है। इस आउटर साइड को पॉजिटिव और इनर साइड को नेगेटिव रखने के लिए इनसाइड नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इनर साइड पर, हम यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, इनर साइड पर ये मौजूद होंगे जो कि इन साइड को नेगेटिवली चार्ज रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे फैक्टर जो हैं वो इस्तेमाल होके तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर पे शो होता है दैट इज -70 मिली वोल्ट या 0.07 वोल्ट। दो सूरतों में हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहां पे हमने कहा -70 मिली वोल्ट जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहेगा जब तक नर्व इंपल्स नहीं आई। और नर्व इंपल्स आने का मतलब क्या है कि एक्चुअली नर्व इंपल्स के लिए एक स्टिमुलस आएगा और वो स्टिमुलस की एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। Minimum stimulus which is required to convert the resting membrane potential into action potential will be considered as threshold stimulus। तो वो मिनिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाएगा। अब मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूं। देखिए, कोई चीज हमारी बॉडी पे टच करती है तो हमें उसका एक सिग्नल मिलता है देयर इज टच। लेकिन आप कभी गौर करें कि हमारी बॉडी के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस अटैच होते हैं। कभी हमने फील किया कि हमारी बॉडी के साथ कोई वायरस या बैक्टीरिया टच करे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो अटैच होने का या टच होने के लिए जो स्टिमुलस है वो थ्रेशहोल्ड से कम है, जिस वजह से हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो इसका मतलब अगर स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड लेवल से कम आएगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो थ्रेशहोल्ड मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा जितनी मर्जी होती जाए देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इस थ्रेशहोल्ड के लेवल को वेरिएबल कहा जाता है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है और इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो अचीव करना होती है, अटेन करना होती है ताकि एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया जा सके। अब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही थ्रेशहोल्ड आएगा तो फिर सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल्स काम करेंगे। यहां पे सोडियम पोटाशियम पंप या सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप काम कर रहा था, यहां पे सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल होंगे। याद रखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान एटीपी को यूटिलाइज किया जा रहा था ताकि सोडियम पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जा सके या उसको वहां पे रखा जा सके। लेकिन सोडियम पोटाशियम पंप जो है उसके मुकाबले में सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल आता है एक्शन पोटेंशियल में, जिसमें टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहां पे देखिए, सोडियम आउटसाइड मूव कर रहा था, पोटाशियम इनर साइड पे, यहां पे ऑपोजिट हो गया। क्या हुआ कि जो सोडियम है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना शुरू हो गया और इस तरह से पोटाशियम हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। इस वजह से क्या होगा, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और चार्जेस क्या हो जाएंगे, आउटर साइड पर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और इनर साइड पर पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इस वजह से पैसेज ऑफ इंपल्स that will be conduction of impulse will takes place and the action potential value इस वक्त membrane potential क्या होगा, that will be +50 मिलीवोल्ट, जो कि एक्शन पोटेंशियल के लिए वोल्ट मीटर पे हमें अपीयर होगा। तो इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम गेटेड चैनल्स का ओपन होना जरूरी है। अब ये सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल्स किस तरह से काम करते हैं और इनसे जो पोलराइज्ड स्टेट है वो डीपोलराइज्ड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है, इस बारे में जानने के लिए एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस को शो किया गया। अब सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस है क्या? एक्चुअली जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तो -70 मिलीवोल्ट जो है वो मौजूद होता है। ये स्टेट पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज है आउटर साइड पे और इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इस स्टेट को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। अब इसमें याद रखिए, जिस वक्त डीपोलराइजेशन होगी तो उस वक्त सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, यानी कि स्टार्ट में सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हुए और सोडियम के
आयंस जो हैं वो इनवर्ड मूव करना शुरू किए टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होगी तो इसका मतलब लेवल जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होता जाएगा, और थर्ड लेवल ये अचीव हो जाएगा जो कि एक्शन पोटेंशियल है, जो कि किस वक्त आएगा, प्लस 50 मिलीवोल्ट पे, दैट इज थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस जो है वो यहां तक मिले तो आगे अगर स्टिमुलस की वैल्यू या उसकी इंटेंसिटी इतनी रहे तो एक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं होता और अल्टीमेटली प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल अचीव करने के लिए प्लस 50 मिलीवोल्ट होना लाजमी है। तो इसका मतलब यहां पे आके डीपोलराइजेशन अपनी पीक पे होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, फोर्थ स्टेप। यहां पे याद रखिए रीपोलराइजेशन के वक्त पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन होंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, सोडियम पोटाशियम पंप साइमल्टेनियसली काम कर रहा था, यानी कि जिस वक्त सोडियम गेट जो पंप है वो आयंस की मूवमेंट कर रहा था इनसाइड पे, तो पोटाशियम आउटसाइड पे उसकी मूवमेंट जो है वो मेंटेन रखे हुए था। लेकिन उसके मुकाबले में जब सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल की बात करेंगे तो जिस वक्त सोडियम गेटेड चैनल ओपन थे, पोटाशियम गेटेड चैनल क्लोज्ड थे, और जैसे ही पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन होंगे सोडियम गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों इकट्ठे काम नहीं करते। जैसे ही पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन होंगे तो अब ये रीपोलराइजेशन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब यानी कि यहां पे देखिए पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हुए तो इसकी वजह से पोटाशियम टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करना शुरू हो गया, और इस मूवमेंट के दौरान हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहा था, रीपोलराइज। लेकिन क्या होता है कि यहां पे भी लीकेज ऑफ पोटाशियम मौजूद रहती है, पोटाशियम की मेम्ब्रेन से लीकेज होती है। तो इसका मतलब यहां पे आके पोटाशियम गेटेड चैनल जो है वो अपना काम कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ पोटाशियम की लीकेज की वजह से जो रीपोलराइजेशन पोलराइज स्टेट आनी थी वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। तो ये जो फिफ्थ स्टेज लिखी है मैंने, दैट इज हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। अब जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन हो गई तो पोटाशियम गेटेड चैनल भी क्लोज हो जाएंगे, और फिर सोडियम पोटाशियम पंप काम करना शुरू कर देगा, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप काम करना शुरू कर देगा, जो कि दोबारा से उसको पोलराइज स्टेट की तरफ लाना शुरू कर देगा, दैट विल कॉल्ड एज रिकवरी। तो इसका मतलब पहले पोलराइज स्टेट थी, डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, रीपोलराइजेशन हुई, हाइपर पोलराइजेशन हुई एंड अगेन पोलराइज। तो पोलराइज्ड स्टेट से यहां से और इस जगह तक, यानी कि पोलराइज स्टेट के एंड से दोबारा पोलराइज स्टेट को गेन करने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में लेस देन अ सेकंड, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में इस प्रोसेस को अचीव कर लिया जाता है। और अगर मैं स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स को स्पेसिफाई करूं तो हम कहते हैं कि नॉर्मल जो नर्व इंपल्स की स्पीड है दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। हमारी बॉडी की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक होती है, तो इसका मतलब 100 मीटर पर सेकंड नॉर्मल स्पीड है, और उसके मुकाबले में मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकंड पे। अब ये मैक्सिमम कब होगी, जिस वक्त माइलिनेटेड शीथ बन गई। अब उस माइलिन शीथ से जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स है वो नहीं हो रही होती, तो इसका मतलब वो इंपल्स की कंडक्शन, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे माइलिन शीथ बन जाए तो इस जगह से सोडियम पोटाशियम आयन मूव कर रहे होंगे, और इस जहां पे माइलिन शीथ होगी वहां से ये प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली कंडक्शन ऑफ इंपल्स स्पीड अप हो जाती है, जिसको हम फिर 120 मीटर पर सेकंड का नाम देते हैं। दैट इज नर्व इंपल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब साइनेप्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन। यहां पे याद रखिए एक वर्ड होता है साइनेप्स और एक होता है साइनेप्सिस। अगर SES का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब प्लूरल ऑफ साइनेप्स है, और अगर यहीं पे हम वर्ड इस्तेमाल करें साइनेप्सिस तो फिर याद रखिए ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। आई का अगर वर्ड लेटर जो है वो यूज किया जाएगा तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए, और अगर SES है तो इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन। ये एक अलग से सेल साइकिल से पॉइंट था, लेकिन यहां पे इसका कनेक्शन जो है वो बनता है। वर्ड में सम टाइम हमें कंफ्यूजन हो सकती है।
खैर, हम साइटोप्लाज्मिक गैप की बात करें बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। अब अगर डायग्रामेटिक देखें तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रॉन के साथ या डेंड्राइट के साथ कनेक्शन बनाता है। इस कनेक्शन के लिए हम कहते हैं कि जो नंबर है न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन जो है वो एक से ज्यादा फाइबर से मैसेज को रिसीव करेगा, और अगर हम ये कहें इम्पल्स की ट्रांसमिशन जो है तो उसके लिए सिंगल इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिशन के लिए एक्वायर नहीं की जाती। अगर 2 से 3 या कंसेक्टिव इंपल्सेस आए तो फिर साइनैप्स जो है वो उसके लिए प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है। यहां पे हम केमिकल साइनैप्स की एक फिगर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं कि जो ये अपर वाला स्ट्रक्चर है ये एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन है। इस एक्सॉन को हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, जो कि एक्सॉन होगा। वहां से मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आता है, मतलब एंड ऑफ द न्यूरॉन की तरफ आएगा। मैसेज जो है जैसे ही इस मेम्ब्रेन तक पहुंचा तो यहां पे कैल्शियम आयंस की रेगुलेशन यानी कि कैल्शियम आयन की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो इंटरनल साइनेप्टिक नॉब के अंदर मौजूद होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, इन वेसिकल्स को अटैच किया जाता है विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वो जो केमिकल्स हैं वो नेक्स्ट डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ चलते हैं, जिसको नाम देता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो याद रखिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, एक्सॉन। पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा डेंड्राइट। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्सॉन की होगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डेंड्राइट की या डेंड्रॉन की होगी। इन दोनों के दरमियान जो एक गैप है, यहां पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं बन सकता, तो इसको नाम दिया जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूदा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसी स्टेप को अगर एलैबोरेट करके दिखाया जाए तो खास किस्म के जो यहां पे साइनेप्टिक बल्ब मौजूद थे या वेसिकल्स थे, साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स थे, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स शो किए। इनके अंदर जो केमिकल्स हैं उनको नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूदा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। अब यहां पे ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं इन टर्म ऑफ मेडिसिन और नशावर अद्वियात जो होती हैं वो एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही मिमिक कर रही होती हैं। वो क्या करती हैं, वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं या रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं विदाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बगैर ही अगर ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाए तो वो रिसेप्टर को या तो ब्लॉक कर देती है या वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है और मैसेजेस की या न्यूरो एक्साइटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ड्रग्स एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे काम करती हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें से मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कहा जाता है एसिटाइलकोलिन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या जिसको एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन कहा जाता है, और उसके साथ साथ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, इनका नाम हमारी बुक में मेंशन किया गया। अब इससे रिलेटेड अगर एक एमसीक्यू देखें, फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स आर मेनली एक्टिव इन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों हिस्सों में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कौन सा ऐसा है जो कि मेनली एक्टिव नहीं है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या इसके ऑपोजिट हम कह सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज ओनली एक्टिव इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन देखिए, एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन, बीटा में डोपामिन, चार्ली एसिटाइलकोलिन एंड डेल्टा सेरोटोनिन। तो याद रखिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्टिव है या सीएनएस में जो एक्टिव नहीं है वो एसिटाइलकोलिन कहलाता है। बाकी तीनों स्ट्रक्चर जो है या तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा होते हैं। ये बात थी केमिकल साइनैप्स के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स भी एक होती है। इसके केस में केमिकल्स रिलीज हुए थे फ्रॉम प्री साइनेप्टिक वेसिकल, लेकिन केमिकल साइनैप्स के केस में हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के केस में कहते हैं देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट के जरिए, और उनमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या गैप है मिनिमम होता है
और दो न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्रोटीन्स के जरिए, चैनल प्रोटीन्स के जरिए कनेक्टेड होती हैं, जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चैनल प्रोटीन के जरिए आयंस की मूवमेंट होती है और वो प्रोसेस जो है वो मेंटेन किया जाता है। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम जो सिनेप्स है वो केमिकल सिनेप्स होती है, लेकिन लोअर नंबर में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को भी यूज किया जाता है। तो मेनली सिनेप्स में केमिकल सिनेप्स को इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम कंपोनेंट्स देखें ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, तो उसमें हम कहते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो बेसिक कंपोनेंट्स पे मौजूद होता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस का नाम देते हैं एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस भी कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो बेसिक पार्ट्स हैं, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उसके मुकाबले में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? रिसेप्टर से मैसेज को हासिल करना, और मोटर न्यूरॉन्स का काम है मैसेज को या इंपल्स को टुवर्ड्स द इफेक्टर सेंड करना। अब जो इफेक्टर से जो है वो किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स हासिल किया जाएगा, वो रिस्पॉन्स वॉलंटरी हो सकता है या इनवॉलंटरी हो सकता है। इसी वजह से मोटर न्यूरॉन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज अगर हासिल होंगे तो वो ऑटोनॉमिक है, ऑटो इटसेल्फ यानी कि इनवॉलंटरी, और सोमैटिक में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। अब जो ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज है वो दो तरह से, दो डिवीजन होती हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन में कहा जाता है ये स्ट्रेस की कंडीशन है, एनर्जी या की कंडीशन जो है वो समझी जाती है, इसमें एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और ये फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन है। और उसके मुकाबले में पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और रेमिनेशन यानी कि बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे देखिए हार्ट बीट का तेज हो जाना, भूख का ना लगना, ठीक है, ये दो प्रोसेस ऐसे जो कि इमरजेंसी है, और उसके मुकाबले में उसको नॉर्मलाइज करना, हार्ट बीट को नॉर्मलाइज कर देना। जिस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, खास तौर पर कोई गलत काम कर रहे हो या कोई शैतानी एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, तो उस दौरानिये में अगर उनके पेरेंट्स में से कोई देख ले तो वो एकदम से डर जाते हैं और इमरजेंसी की ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में हार्ट बीट तेज हो जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो हार्ट बीट का नॉर्मलाइज हो जाना। तो हार्ट बीट का तेज होना क्या था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी थी, और फिर उसका थोड़ी देर के बाद नॉर्मल होना क्या था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी थी। तो ये दोनों प्रोसेस जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी हार्ट बीट को तेज नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से ही इसको स्लो डाउन नहीं कर सकते। अब ये जो है वो एक ओवरव्यू था या चार्ट था जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में था। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल देखें तो इसमें हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो बुनियादी हिस्से हैं, जिसमें पहला ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर है जिनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और अगर नेचर ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो दो प्रोटेक्शंस हैं वो कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? मेम्ब्रेनस और फ्लूइड प्रोटेक्शन। मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन जो है वो मेनिंजेस होती है, जो कि 3 लेयर्स होती हैं, ट्रिपल मेनिंजेस की सूरत में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के गिर्द होती हैं। इसी तरह से फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी कंपोजिशन लेस और मोर प्लाज्मा जैसी होती है, ब्लड प्लाज्मा जैसी होती है, ये भी एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है। लेकिन अगर बोनी प्रोटेक्शन देखें तो ब्रेन के गिर्द जो बोनी प्रोटेक्शन है दैट इज क्रेनियम, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द हम कहते हैं न्यूरल आर्चेस ऑफ वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो न्यूरल आर्चेस होती हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है और क्रेनियम के अंदर जो है वो जो ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देखिए, फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सीएसएफ एक्सेप्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में कौन सी बात ठीक है सिवाय, यानी कि हमें चूज क्या करनी है, कौन सी बात गलत है। अल्फा ऑप्शन देखिए, कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, तो ये भी मैंने बात की, ये बात ठीक है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए उसकी कंपोजिशन सिमिलर होती है।
बीटा ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन द सीएनएस अगेंस्ट बम्प्स एंड जॉल्ट्स, तो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है जो कि उसको बम्प्स एंड जॉल्ट्स से बचाता है, ये भी ठीक है। चार्ली, नॉट प्रेजेंट बिटवीन मेनिंजेस, तो मेनिंजेस के दरमियान में ये फ्लूइड मौजूद होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली बात जो है वो ऐसी है, बात द न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस। अब ये डेल्टा ऑप्शन, अगर हम मेनिंजेस के बारे में देखें तो 3 लेयर्स हैं, तो इसमें हम कहते हैं फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड के दरमियान, तो किसी एक लेयर के दरमियान भी अगर मौजूद ना हो तो इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से ये वाली ऑप्शन जो है वो ऐसी समझी जाएगी जो कि सुटेबल ऑप्शन है, जिसको हम चूज कर सकते हैं कि तीनों लेयर्स के दरमियान में नहीं होता, ठीक है। तो उसके अलावा जो बात है द न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी बात जो है वो ठीक है, ये यानी कि 3 पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन 4th पॉइंट जो है चार्ली ऑप्शन, दैट इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस, ये बात जो है वो एक्सेप्शनल केस में कंसिडर की जा सकती है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब हमने रिफ्लेक्स सेक्शन की बात की तो उस वक्त हमने उसके स्ट्रक्चर को ब्रीफली ऑब्जर्व किया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है दैट इज ब्रेन, उसकी डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। When we talk about brain, brain is the particular या central या main part of central nervous system. Brain is composed of 3 basic components या parts, जिसको हम कहते हैं forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is further composed of 3 basic parts. First one is thalamus, second is limbic system and third one is cerebrum. These 3 parts are able to be formed in the forebrain. Forebrain is the largest part of the brain. इस forebrain के केस में हम कहते हैं कि thalamus as a relay center काम करता है, मतलब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम। यहां पे जरा ये बात नोट करें कि थैलेमस ने रिसीव की सेंसरी इंफॉर्मेशन, अब जिस वक्त ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, नाउ दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड टुवर्ड्स द लिम्बिक सिस्टम और टुवर्ड्स द सेरेब्रम। सेंसरी इंफॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम की तरफ कब सेंड किया जाएगा? व्हेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक। अगर इंफॉर्मेशन बेसिक है या प्रिमिटिव है तो उसको सेंड किया जाएगा लिम्बिक सिस्टम की तरफ, और अगर जो इंफॉर्मेशन एडवांस है तो उसको सेंड किया जाएगा सेरेब्रम की तरफ। तो इसका मतलब यह हुआ कि थैलेमस एज अ रिले सेंटर के तौर पर काम कर रहा है बिटवीन सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम। दैट इज नॉट अ रिले सेंटर बिटवीन सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम, दैट इज अ रिले सेंटर बिटवीन सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम, यानी कि इंफॉर्मेशन को या तो लिम्बिक सिस्टम की तरफ या सेरेब्रम की तरफ भेजा जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं दैट कंटेन सेंसरी इनपुट फ्रॉम विजुअल और ऑडिटरी पाथवे। लिम्बिक सिस्टम जैसे कि बेसिक इमोशंस के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन या प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन थी उसको रिसीव करेगा, तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन थैलेमस एंड सेरेब्रम। ये बेसिक इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें फेयर है, रेज है, ट्रंक्विलिटी, थर्स्ट, हंगर एज वेल एज सेक्सुअल अराउजल। तो ये जितने भी बेसिक इमोशंस हैं उसके लिए लिम्बिक सिस्टम काम करेगा। लिम्बिक सिस्टम के फर्दर 3 सब पार्ट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पे अमिग्डाला एंड थर्ड वन इज द हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली अ कनेक्शन बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन और ऐसे रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल से हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। अमिग्डाला जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशंस को जो है वो प्रोसीड करता है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें फेयर है, रेज है, किसी भी किस्म की ट्रंक्विलिटी या इस किस्म की एक्टिविटीज को काम करने के लिए अमिग्डाला का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और हिप्पोकैम्पस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, तो दैट इज एसोसिएटेड विद मेमोरी।
मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फर्स्ट वन थैलेमस, सेकंड लिम्बिक सिस्टम एंड थर्ड वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है, जो थर्ड पार्ट है, दैट इज लार्जेस्ट पार्ट, और इसके दो हाफ होते हैं जिसको हम नाम देते हैं लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है, इन दोनों को कनेक्टेड किया जाता है विद बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन्स, जिसको नाम देता है कॉर्पस क्लोसम। नाउ यू शुड अवेयर अबाउट द टर्म ऑफ कॉर्पस क्लोसम एंड कॉर्पस ल्यूटियम, जो हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवरी में रप्चर्ड फॉलिकल के लिए कॉर्पस ल्यूटियम कहा था, और जो दोनों के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है हेमिस्फीयर के दरमियान, उसको कहा जाता है कॉर्पस क्लोसम। सेरिब्रम की जो आउटर लेयर होती है, उसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर रीजन है, और ये फोल्डिंग और कन्वोल्यूशंस बनाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ द सेरिब्रम इंक्रीज हो जाता है। इसका काम क्या है? जैसे हमने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के वक्त कहा कि दैट रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एडवांस फंक्शन, या पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेसेस। पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेसेस क्या है? मतलब कि स्पीच है, मेमोरी है, मेमोरी फॉर्मेशन, जजमेंट है, थिंकिंग है। तो इस तरह के प्रोसेसेस जिसमें हम कहें कि स्पीच, जजमेंट, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एज वेल एज वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स की जो वॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, जो एडवांस प्रोसेसेस हैं, जो कि लर्निंग के साथ रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसका भी सेरिब्रम भी मेमोरी फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड पार्ट देखिए ब्रेन का, जो सेकंड पार्ट है फोर ब्रेन के बाद, दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ह्यूमंस में रिड्यूस होता है। इसका काम क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग द इनपुट इंफॉर्मेशन बिफोर रीचिंग हायर ब्रेन। मिड ब्रेन का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है, और ये इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करता है बिफोर रीचिंग टुवर्ड्स द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन। अब हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कौन से हैं? फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम का पार्ट है, दैट इज हायर सेंटर, तो इसलिए मिड ब्रेन जो है वो ये काम करता है। थर्ड पार्ट देखिए, तो दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है, उसके फर्दर 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस यानी कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, जिसमें ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर एंड swallowing, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो मेडुला से। और पोन्स जो है वो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। अब यहां पे एमसीक्यू याद रखिए, मेडुला का काम सिर्फ ब्रीदिंग के लिए है, और ब्रीदिंग के पैटर्न और रेट को मेंटेन करना किसका काम है? पोन्स का। ये ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट पे सेरिबेलम, जो कि मोस्ट एडवांस होता है इन केस ऑफ बर्ड्स, और उनमें कंप्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी, मेंटेन बॉडी पोजीशन, बॉडी की पोजीशंस को मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर, तो बिहेवियर के लिए जो मेमोरी को स्टोर किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन के 3 पार्ट हैं जो कि मेमोरी की स्टोरेज के लिए काम कर रहे हैं। फर्स्ट वाज हिपोकैम्पस, सेकंड इज सेरिब्रम एंड थर्ड वन इज सेरिबेलम। तो ये 3 पार्ट जो हैं वो मेमोरी के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मेमोरी के लिए कौन कौन से पार्ट, तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट जो है वो मेमोरी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड पार्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में हम रिफ्लेक्स एक्शन के स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने देखा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो उसके अंदर 2 बुनियादी रीजन्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट इज ग्रे मैटर, जो कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रखता है, और पेरिफेरल पार्ट जो उसको व्हाइट मैटर का नाम दे देता है, जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, और उसका बुनियादी काम क्या है? इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को मेंटेन करना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की, दैट वाज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। जी, तो ये जो पार्ट हमने ब्रेन की डिस्कशन कंप्लीट की। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम कंक्लूड करें, जो नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन की डिस्कशन हमने यहाँ पे की और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जब रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज्म था या पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क था उसको देखा, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड के जो फर्दर क्रॉस सेक्शन में देखा कि उसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर मौजूद होता है। अब
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ दूसरा जो सिस्टम है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर प्रीवियसली जो मैंने लास्ट टाइम जो बात की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स हैं, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन है। अब मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जो कि टुवर्ड्स द इफेक्टर मैसेज को लेके जाती हैं, उनको हम कहते हैं ये मोटर न्यूरॉन है। और जो मैसेज को टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाती हैं उनको हम नाम देते हैं सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन जो ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन और दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम नर्व। अगर न्यूरॉन और नर्व देखें तो नर्व के केस में हम कहते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन दैट इज बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम नाम देते हैं नर्व। नर्व जो है ये दो तरह की होती हैं, एक को हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व और एक के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्पाइनल नर्व। तो दो तरह की ये नर्व्स हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है इनके मैसेज को ले जाने पे। जैसे क्रेनियल नर्व जो है वो क्रेनियम से अराइज होती हैं, ब्रेन से अराइज होती हैं और ब्रेन की तरफ ही मैसेज को लेके आती हैं। इनके लिए हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं और या 24 होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू बी अराइज्ड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड लीड टू द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए हम इनको स्पाइनल नर्व का नाम देते हैं, जिनकी तादाद 31 पेयर्स होती है। तो अगर हमें यह पूछा जाए कि ह्यूमन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल नर्व्स की तादाद कितनी है, तो 12 एंड 31 जो पेयर्स की सूरत में होंगी। और अगर हम इनको कंप्लीट देखें तो टोटल जो पेरिफेरल नर्व में हम कहते हैं 86 नर्व्स जो है वो बनती हैं, या 43 पेयर्स ऑफ नर्व। और फर्दर क्लासिफिकेशन में 12 पेयर और 31 पेयर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंटली हमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टोटल नर्व्स पेयर की सूरत में कितनी है, टोटल नर्व्स कितनी है, या पेरिफेरल और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की तादाद क्या है। यहां तक आज के हमारे लेक्चर की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत।